दोस्तों आज है 22 जून 2026 का। इसमें तो मिस्टेक से 25 लिखा गया है। तो आज हम 22 जून का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें मैं जब भी करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो ये फालतू की करंट अफेयर तो मैं तो ऐड नहीं करता, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर होते हैं वही ऐड करता हूँ। साथ ही मैं जो भी आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, BPSC और UPPSCS, तो उससे संबंधित मैं सारे फैक्ट इसमें इंक्लूड करता हूं, ताकि आप सिर्फ करंट अफेयर ना पढ़ें। इसके अलावा जो आपके उपयोगी हैं PT और मेंस के लिए, वो मैं इनको इंक्लूड करता हूं। तो चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में 2 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। अभी क्या कहते हैं, बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें 10 प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है कि बिहार में जो आगे कैबिनेट बैठक होने वाला है विधानसभा में, तो उसमें सारी चीज़ों को अप्रूव किया जाएगा। 10 प्रस्ताव को मंजूरी है, तो उसमें से कुछ जो अभी निकल कर आई है, बाकी धीरे धीरे उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अनुसार पता लगेगा क्या क्या हो रहा है। तो उसी में दिया हुआ है कि नए विश्वविद्यालय कौन खोलेंगे बिहार में, किस जिले में। तो देखिए, पहली एक मुजफ्फरपुर में और दूसरा है भागलपुर में खुलेंगे। इसका नाम जो मुजफ्फरपुर का है वो है शहीद जुम्बा सहनी। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद जुम्बा सहनी। इसी के नाम पर वास्तुकला और सैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय खोला जाएगा। कहाँ में? मुजफ्फरपुर में। और दूसरा जो विश्वविद्यालय है वो खोला जाएगा भागलपुर में। किसके नाम पर? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। और ये जो है AI और कंप्यूटर विज्ञान यूनिवर्सिटी होगा। तो ये 2 विश्वविद्यालय खोले जाएंगे मुजफ्फरपुर और भागलपुर में। भागलपुर में AI संबंधित और यहाँ जो है वास्तुकला से संबंधित। ठीक है, देख सकते हैं 2 विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो अब अगर आपको फैक्ट जानना है, कुछ ऐतिहासिक फैक्ट मैंने हमेशा अपने वीडियो में रखता हूँ, करंट या किसी भी चीज़ में पढ़ता हूँ तो ऐतिहासिक फैक्ट जरूर ऐड करता हूँ। अब जैसे कि देखिए, शहीद जुब्बा सहनी है कौन, थोड़ा फैक्ट इनके बारे में जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्जाम के लिए अगर आप BPSC का PT या मेंस देंगे तो उसमें ये जो स्थानीय स्तर पर के नेता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, पहले तो ये शहीद जुब्बा सहनी जो है वास्तुकला की जो विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? वास्तुकला से संबंधित होगा, सिविल इंजीनियर की पढ़ाई होगी, अनुसंधान किया जाएगा, नवाचार होगा, बहुत सारे विषय पे शिक्षा इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ऐतिहासिक फैक्ट्स क्या है कि 1906 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर उसमें जो पूरे बिहार की था क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। तो समझ सकते हैं कि उस समय अंग्रेजों के ज़माने में ये बंगाल प्रेसिडेंसी के मुजफ्फरपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1930 में इन्होंने भाग लिया था। और जब 1930 में नमक सत्याग्रह हो रहा था तो उस समय विदेशी कपड़ों का बहिष्कार इन्होंने किया, शराब की दुकानों पर धरना देने के लोगों को प्रोत्साहित किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो PT में हमेशा पूछा जाता है कि नमक सत्याग्रह के समय बिहार में ऐसा कौन सा कर न देने का विरोध हो रहा था, तो वो था चौकीदारी टैक्स न देने का विरोध। ये चौकीदारी टैक्स वो होता था जब गाँव में जो कांस्टेबल होते थे या जिसको चौकीदार कहते हैं, अभी भी चौकीदार होता है, तो वो क्या करता था, अंग्रेजों ने उसको गांव वालों से टैक्स लेने के लिए अधिकृत किया था। तो वो उससे टैक्स लेता था, उसी को मना करने के लिए चौकीदार टैक्स नमक सत्याग्रह के साथ चल रहा था। फिर इन्होंने क्या कहते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। और क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर का एक जेल था जिसका कहता है मीनापुर थाना कांड मुजफ्फरपुर में। इसमें क्या होते, इनके भाई भी थे और ये भी थे, दोनों मिलकर इस आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे। उसी समय क्या कहते हैं, इसके भाई को गोली लगने से मौत हो गई थी। इससे मतलब क्या कहते हैं, गुस्सा कारण लुइस वॉलर को मतलब भीड़ ने मार दिया। तो भी लुइस वॉलर को अगर मुजफ्फरपुर थाना के जो कमिश्नर थे उसको मार दिया गया था, जिसके कारण क्या कहते हैं उन्हें 11 मार्च 1944 को भागलपुर के सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई। इसलिए देखे होंगे कि भागलपुर का जेल का जो नाम है वो जुब्बा सहनी के नाम पर है,
क्योंकि उन्हीं को यहाँ 11 मार्च 1944 को फांसी दे दिया गया था सेंट्रल जेल में। बाद में क्या कहते हैं, बिहार सरकार ने 11 मार्च को ही बलिदान दिवस घोषित किया है और भागलपुर के सेंट्रल जेल का नाम भी इन्हीं क्रांतिकारियों के नाम पर रखा गया है, शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारागार भागलपुर। ठीक है, और इनके नाम पर कुछ जैसे पार्क और अभ्यारण्य भी है मुजफ्फरपुर में, जुब्बा सहनी पार्क और एक और है बरेला सलीम अली और जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य। एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे कि बिहार के SSC सब एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वैशाली में जो है बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य 1972 में कहाँ पे है, तो वैशाली में। वैसे सलीम अली इसको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उसी दोनों को मिलाकर ये अभ्यारण्य 1972 में बनाया गया था जो वैशाली में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीटी के लिए हो जाती है। और जैसे कि देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में आज़ादस्ता की भूमिका या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये सब क्वेश्चन आता है मेंस में, कि स्थानीय स्तर पर हुए हिंसक क्रांतिकारी आंदोलन का स्पष्ट कीजिए। तो स्थानीय स्तर पर ये जैसे जुब्बा सहनी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इसके कुछ पॉइंट इन पर इनपुट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें हैं, ये सब थोड़ा जानकारी है जो आपको पीटी और मेंस में तो आएगा ही क्वेश्चन, मेंस में भी इम्पोर्टेंट है, कुछ शब्द आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, जो भागलपुर में कॉलेज इसका स्थापन होगा, AI संबंधित। तो ये जानते हैं अभी जो बीजेपी जो वर्तमान गवर्नमेंट है इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, लेकिन इसका जो मेन जड़ था जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, वहीं से जड़ बीजेपी से संबंधित है। तो हमारा जो फैक्ट है क्या कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। पहला फैक्ट हो गया जो पीटी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये मार्च 1946 में जो सरकार बनी थी उसके अंतिम सरकार में। फिर उन्होंने 1950 में जब कैबिनेट बनी तो इसमें जो 1950 तक गवर्नमेंट थी, 1950 में इन्होंने अंतिम सरकार में पहला इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने का रीजन था नेहरू लियाकत समझौते के कारण। फिर उन्होंने क्या किया कि जनसंघ की स्थापना की 21 अक्टूबर 1951 में। फिर RSS के सदस्य भी थे, वर्तमान में जो बीजेपी बनी है इसी से बनी है। और इनकी मृत्यु 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर के जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज़ जो है कि 20 जुलाई 2026 को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, उसमें 10 प्रस्ताव। तो जैसे कि उसमें 2 यूनिवर्सिटी भी था, अपराध नियंत्रण संवर्धन जैसे पेपर लीक से संबंधित थी। तो ये सारी चीज़ें अभी नोटिफिकेशन सही से नहीं आया, जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा इसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। बाकी आगे देखते हैं। देखिए नमस्ते योजना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल चर्चा में है, तो ये आपको एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि पीटी में आएगा ही। तो कहते हैं किससे संबंधित है ये योजना, तो आप देख सकते हैं ये जो योजना है ना, जो लोग नाली से जो निकालते हैं या सीवर से जो चीज़ें निकालती हैं, तो उससे संबंधित है कि सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक मैनुअल सफाई करने से संबंधित है, इसको कम करना है। तो नमस्ते योजना देख लेते हैं, इस 2022 में शुरू किया गया था, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, आप इस यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि नमस्ते योजना का फुल फॉर्म क्या है। नमस्ते का मतलब होता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, इसका काम है कि जो लोग हाथ से सफाई करते हैं अब उसको बदलकर मशीन से सफाई करना, व्यवस्था की बदलाव की ओर ले जाना है। ठीक है, इसमें कौन मंत्रालय है जुड़ा हुआ, तो देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, और एक मंत्रालय जो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, दोनों मिलकर इस चीज़ को कार्यान्वित की जा रही है। इसका काम है कि सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई को क्या करना है, साफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में तैराकी संघ का एक नया अध्यक्ष चुना गया है। तो मानसी सिंह को जो है, पहले विभा कुमारी हुआ करती थी, इसको हटा के मानसी सिंह को बिहार का तैराकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अब देखिए, अब ब्रिक्स का जो सम्मेलन भारत में होने वाला है सितंबर में, जो सम्मेलन होगा 2026 में नई दिल्ली में, तो उसी में से क्या होता है कि उससे पहले बहुत सारे क्या कहते हैं मीटिंग होती है, जैसे कि विदेश मंत्री का मीटिंग, संस्कृति मंत्रालय का मीटिंग, तो बहुत सारी मीटिंग। तो उसी मीटिंग के क्रम में ये जो है भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग पर 5वीं ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक की गई है।
तो ये बैठक जो है IIT तिरुपति में किया गया है। क्वेश्चन इससे भी आता है कि कौन बैठक कहाँ किया गया, तो ये सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप ब्रिक्स से संबंधित जानना चाहते हैं तो देखिए ये 2001 में ब्रिक नाम दिया गया था जिम ओनली, ये इन्होंने दिया था। इसमें से ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना था। बाद में 2009 में पहला बैठक किया गया शिखर सम्मेलन रूस में, और 2010 में क्या कहते हैं इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, जिससे ये ब्रिक्स बन गया। अभी ब्रिक्स में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य, 5 मूल हैं, 6 नहीं जुटे। तो 6 सदस्य कौन से हैं? मिस्र है, UAE है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान और सऊदी अरब। देखिए 2014 में एक मीटिंग हुआ था ब्राज़ील में, क्या कहते हैं, और यहाँ एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, फार्टोलोजा घोषणा पत्र, और इसी के संबंध में 2015 में न्यू डेवलप बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? डिल्मा रूसेफ जो ब्राज़ील की है, और इसका उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर राजीव रंजन जो है ये भारत के हैं। कुछ वैश्विक महत्व ब्रिक्स का देख लेते हैं। ये विश्व जनसंख्या के लगभग 50% जो है इनके पास है, और GDP 40% अपने पास रखती है, और वैश्विक व्यापार में 26% योगदान देती है ब्रिक्स प्लस। देखिए 17वां ब्रिक्स जो हुआ था ये रियो डी जेनेरियो जब ब्राज़ील में हुआ था। 18वां हो रहा है नई दिल्ली भारत में, और इसका थीम जो है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बाकी ये जो मीटिंग सब जैसे हो रही है भारत में, जैसे विश्व ब्रिक्स महिला वार्षिक सम्मेलन 6ठा मीटिंग नई दिल्ली में की गई थी। विदेश मंत्री की बैठक भी नई दिल्ली में हुई थी। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। BPSC एक बार पूछ चुकी है इस टाइप के क्वेश्चन, कौन सा मीटिंग कहाँ हो रहा है, तो आपको इस पर पूरा डिटेल कि कहाँ कौन सी मीटिंग है इस पर ध्यान देना होगा। तो कुछ क्वेश्चन है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देखिए भारत ने हाल ही में DGI जो है एक पहली डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है जो भारत ने स्वीकृत किया है? ठीक है, तो इसका नाम है डेंगा नाम है, क्यूडेंगा। तो देखिए आप इधर देख सकते हैं कि इंडिया अप्रूव द फर्स्ट डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा आफ्टर DGI क्लियरेंस। तो ये भारत का पहला वैक्सीन डेंगू से संबंधित है जो अप्रूव किया गया है DGI के द्वारा। तो देखिए इस वैक्सीन का क्या है, जैसे किसको लग सकता है, तो ये 4 से 60 उम्र के बीच के आदमियों को दिया सकता है, और इसका जो नाम है तकनीकी नाम ये टैक, इसके नाम क्या था, बाद में इसको डेंगा किया गया है। तो ये जो है डेंगू ट्राइवैलेंट वैक्सीन है, मतलब जितने भी वेरिएंट थे डेंगू की सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, 1 2 3 4 सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या करता है, 3 महीने के अंतराल पर इसको डोज लेना है, 3 महीने के अंतराल पर 2 डोज में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो इसको बनाया किसने है, तो देखिए तागेडा जो जापान की कंपनी है और बायोलॉजिकल जो हैदराबाद की कंपनी है, दोनों मिलकर इसका प्रोडक्शन करेगा भारत में 5 करोड़ प्रति 1 साल में। तो डेंगू को जान लेते हैं। डेंगू क्या है, एडिस इजिप्टी मच्छर से होता है जो मादा होती है, उससे डेंगू होती है। और सिर्फ डेंगू ही नहीं थी, चिकनगुनिया, जीका वायरस और पीला बुखार भी इससे होता है। बाकी डेंगू की डिटेल में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और DCGI का जो अभी महानियंत्रक है कौन है, डॉक्टर राजीव सिंह। देखिए हमारा जो भी क्वेश्चन है वो सारा इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए लोक तिलक माननीय पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है, तो देखिए अजीत डोभाल को दिया गया है, और शुरू में सबसे पहले इसको नरेंद्र मोदी को दिया गया था, बाद में सुधा मूर्ति को 2024 में दिया गया, नितिन गडकरी को 2025 में दिया गया, अजीत डोभाल को 2026 में दिया गया। जब से शुरू किया था आप देख सकते हैं। तो किसके नाम पे दिया गया, लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 और मृत्यु उनकी हुई थी निधन 1 अगस्त 1942 और इसी समय वो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये उनके फैक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। बाकी देखिए कि 7 नंबर में कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाएंगे। देखिए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री जो है वो एंडी बर्नहम बनाए गए हैं। इससे पहले किर स्टारमर थे, ये त्यागपत्र, इससे पहले ऋषि सुनक थे। और ये किन पार्टी का है, लेबर पार्टी के।
लेबर पार्टी के। और आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं इंग्लैंड किधर पड़ता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए यूके। यूके भी देखिए 4 पार्ट में होता है, जैसे यूके है ना, यूके 4 पार्ट में होता है। जैसे आप इंग्लैंड सुने होंगे, जैसे कि यहाँ देखिए यूके जो है, यूके भी 4 पार्ट में। ये पहला इंग्लैंड है, इधर आयरलैंड का जो थोड़ा सा भाग है ये उत्तरी आयरलैंड है, इसमें भी उत्तरी आयरलैंड पड़ता है, स्कॉटलैंड भी पड़ता है। तो ये सब मिलके क्या कहते हैं, आपको इधर दिखाते हैं डिटेल से कि कौन कौन इसमें भाग है। यहाँ देख सकते हैं, देखिए इंग्लैंड बताए, पहला इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, नीदरलैंड का ये जो आयरलैंड का जो नॉर्थ वाला इस भाग है ये है गया, और वेल्स। ये चारों मिलके बनता है यूके। अगर कभी क्वेश्चन पीटी में पूछे यूके कौन कौन भाग इसमें शामिल है, तो इंग्लैंड है, वेल्स है, और स्कॉटलैंड है, और उत्तरी जो आयरलैंड है वो शामिल होता है, और चारों मिलके यूके बनता है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसी का भी पीएम कौन बना है, बर्नहेम। ठीक है, तो इससे कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं कि ये लेबर पार्टी से ये अपने को किंग ऑफ नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत ने क्या कहते हैं सेटा नाम का क्या कहते हैं 15 जुलाई 2000 से लागू हो रहा है। सेटा जो FTA साइन किया है भारत और यूके के बीच, ये कब लागू हो रहा है, 15 जुलाई से। इंडिया यूके के बीच हस्ताक्षर कब किए थे, 24 जुलाई 2025 को। तो ये हो गया जिसको हम सेटा कहते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए ये तुषार कुमार का नाम सुनेंगे, ये यूके के इतिहास में बनने वाला सबसे युवा भारतीय मेयर बना है। ठीक है, ये रोहतक हरियाणा का है। और कहाँ का मेयर है, तो ये है एलेस्ट्री और बोरहमबुट टाउन काउंसिलिंग का। और इसकी माता के का नाम है परवीन रानी, ये भी बनी है दूसरे शहर की मेयर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हमास का जो एक नया अपना नेता घोषित किया गया है जिसका नाम है खलील अल अय्या। पहले ये था अय्या सिनी जिसने इजराइल ने इसको मार गिराया था, अब इसके स्थान पर बना है खलील अल अय्या। देख सकते हैं ये गजा यहाँ है, इजराइल ये है, जॉर्डन इधर है, और क्या कहते हैं ये पूरे आप मैप देख सकते हैं ताकि आप पीटी के लिए देखिए जॉर्डन है, यहाँ देखिए गाजा सिटी है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर इजिप्ट है, ये इजराइल है, और ये मृत सागर है, इधर से एक नदी आती है जॉर्डन नदी, और वेस्ट बैंक है। और तो आप इसको देख सकते हैं। अभी देखिए इंडिया USA ग्रुप का मीटिंग होने वाला है, स्पेस ग्रुप मीटिंग होने वाला है, कहाँ होगा, तो बेंगलोर में। ठीक है, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी इसमें आ रहा है कि जून 2026 में भारत के इंडेक्स कोर इंडस्ट्री, जो कोर इंडस्ट्री होता है, आप सुनेंगे कोर इंडस्ट्री में कितने सेक्टर आते हैं, तो 8, लेकिन नहीं, इस बार चेंज कर दिया गया। अब कितना हो गया, 9। तो कैसे हो गया कि पहली बार जो क्या कहते हैं इस बार जो बेस ईयर होता है वो 22-23 के अनुसार निकाला गया है। इस बेस ईयर को यूज किया गया है 22 और 23, और इसके अनुसार जो कोर सेक्टर था जिसमें से 8 सेक्टर होते थे, अब इसमें से 9 सेक्टर होते हैं, और 9 सेक्टर में से जो 9वां सेक्टर है वो लो अयस्क मतलब आयरन ओर को लाया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस बार पूछने से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर होने वाला है। तो कहता है कि इस महीने कितने मतलब पिछले 1 साल से सबसे उच्चतम स्तर पर वृद्धि की है कोर सेक्टर ने, तो कितना किया है, तो 5%। हम देख सकते हैं इस ग्राफ में 5% इसमें दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 5% है कि जून 2025 में इसमें 1.1 था, अब यहाँ से बढ़ते बढ़ते आप इसको ग्राफ देख सकते हैं अभी क्या होगा, जून 2026 में 5% हो चुका है। और ये जो क्या कहते हैं कोर सेक्टर का है, कोर सेक्टर में अब कितने हो गए हैं, 9 हो गए, पहले कितने थे, 8 थे, हम बताते हैं डिटेल्स में। और ये बेस ईयर कितना है, 22-23 के अनुसार। सबसे इम्पोर्टेंट है पहली बार जो है 22-23 के बेस ईयर पे ये रिलीज किया गया है डाटा इंडेक्स। अब देखिए तो पहले तो रिवाइज कर दिया कोर सेक्टर, अब बेस ईयर कितना हो गया, 22 से 23, और इंडेक्स में जो ओ आयरन ओवर लोएस का इसको भी ऐड कर दिया गया। अब जिससे कोर इंडस्ट्री में कितना हो गया, 9th को कोर इंडस्ट्री हो गया, इसका जो परसेंटेज है इस पर 5% वृद्धि किया गया।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको डिटेल से कि हाँ क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट पूछेगा कि अब कोर का जैसे कि टोटल जो 9 हो गया तो 9 में से किसका कितना मतलब वेटेज होता है। तो अब देखिए आयरन ओर का कितना है 4.905%। तो अब जैसे कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स अब इसमें सबसे ज़्यादा किसका है तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी का 1 नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब 31% लगभग है। और जो आयरन ओर का जो भी नया एड हुआ है 9th नंबर का उसका कितना है 4.9%। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि नया जो नंबर एड हुआ है उसका मतलब क्या कहते हैं कितना परसेंट की कोर इंडस्ट्री में वेटेज है। तो 4.90%। या पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किसका है तो इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको क्रम में भी सजाने के लिए पूछ सकता है कि कौन सा ज़्यादा उसके बाद कितना है तो ये पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेस ईयर, इसमें 2022 था इसको से पहली बार शामिल किया गया। इस बेस ईयर पे इस पोर्टफोलियो इंडेक्स को निकाला गया है और इसमें आयरन और को नंबर कोर सेक्टर बनाया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को क्या कहते हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कुछ इस पर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।